कहानी की शुरुआत हमारे को प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम ताइजू होता है उससे होती है, जो कि अपने दोस्त सेंकू जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है उसको कहना आया होता है कि आज वो फाइनली 3 साल बाद यूजुरिया को अपने दिल की बात बता देगा। सेंकू कहता है कि वो इस काम में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा क्योंकि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, पर वो उसको एक लव पोशन ऑफर करता है जिससे यूजुरिया उसके प्यार में गिर जाएगी। ताइजू उसको उठाता जरूर है पर उसको फेंक देता है क्योंकि वो कहता है कि वो ऐसे यूजुरिया को इम्प्रेस नहीं करेगा, और बाद में पता चलता है कि वो कुछ नहीं तो बस गैसोलीन था। ताइजू यूजुरिया के पास पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए, और वो वहीं पे खड़ी होती है, ताइजू का इंतजार कर रही होती है, और यहाँ पे लोग बेट लगा रहे होते हैं कि आज ताइजू का दिल टूटेगा। ताइजू जैसे यूजुरिया से बात करने जाता है तो एक ग्रीन लाइट उसकी आंखों में पड़ती है, पर ये आंखों में नहीं पूरी दुनिया पे पड़ रही होती है, और इस लाइट से जितने भी ह्यूमन थे वो सारे स्टोन में बदल जाते हैं। अर्थ के अंदर जितने भी ह्यूमन थे सारे स्टोन में बदल गए और हर जगह तबाही मच गई है क्योंकि सारे ह्यूमन स्टोन के हो गए और कोई किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पर ताइजू अपना कॉन्शियसनेस नहीं खोता और कहता है कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए वो यूजुरिया को अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा। पूरी सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके कोलैप्स कर जाती है और पूरी दुनिया वापस से स्टोन एज में पहुंच जाती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का कुछ नाम नहीं होता, और यहाँ पे हमें ताइजू को दिखाया जाता है जो कि स्टोन से फाइनली टूट रहा है। ताइजू जैसे ही स्टोन में से वापस इंसान बनता है तो फिर वो देखता है कि पूरी दुनिया के सारे ह्यूमन स्टोन बन चुके होते हैं और पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। अब वो यूजुरिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है उसी पेड़ के पास, और फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसको यूजुरिया भी मिल जाती है। उसको जैसे ही यूजुरिया मिलती है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो देखता है कि यूजुरिया के पीछे यानी पेड़ पे एक मैसेज उसके लिए छोड़ा गया होता है, और वो उस मैसेज के मुताबिक रिवर को फॉलो कर रहा होता है, और वहाँ पे उसको मिलता है सेंकू, उसका बेस्ट फ्रेंड। सेंकू कहता है कि वो कब से ताइजू का इंतजार कर रहा होता है, और वो उसको आज की डेट बताते हैं कि 3700 साल बीत चुके हैं, और सेंकू उसको ये भी बताते हैं कि उसको ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसने 1 सेकंड के लिए भी अपने पल के नहीं झपके और पूरे टाइम काउंटिंग करता रहा। ताइजू फिर सेंकू के बेस पे जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये सब उसने अकेले कैसे करा, और फिर वो आगे की प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। ताइजू सामान कलेक्ट करने जैसी केव में जाता है तो वहाँ पे वो पॉट देखता है। सेंकू कहता है कि ये पॉट उसी ने रखा है, और कहते हैं उनके डीपेट्रिफिकेशन का कारण ज़रूर ये नाइट्रिक एसिड ही है, पर जब भी नाइट्रिक एसिड से एक्सपेरिमेंट करते थे वो फेल हो जाता था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बेरीज का यूज करके अल्कोहल बनाएंगे। जो सेंकू होता है वो दिमाग का काम करता है, ताइजू जो है वो ताकत का काम करता है। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद इनके पास अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है, और जब सेंकू उसको डिस्टिल कर रहा होता है तो उसका पॉट फट जाता है। फिर ये सोचते हैं कि ये स्लो वाला रास्ता चूज करेंगे। पूरे 1 साल बाद उनका मिराकल फ्लूइड बन के तैयार हो जाता है, और वो डिसाइड करते हैं वो सबसे पहले यूजुरिया को डीपेट्रीफाई करेंगे। अब जैसे वो यूजुरिया को डीपेट्रीफाई करने जाते हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि उसने कुछ कपड़े नहीं पहने होते, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बेस पर वापस जाएंगे, पर बीच में ही उनके पीछे शेर पड़ जाते हैं जो उनको खाने के फिराक में होते हैं पूरे, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई फूड चेन नहीं है। फिर ताइजू यूजुरिया का स्टैचू सेंकू को पकड़ा देता है और कहता है कि वो भाग जाए यहाँ से, पर सेंकू इस प्लान को मना कर देता है और वो दोनों वापस भागना शुरू कर देते हैं। सेंकू कहता है कि हमें जल्दी से किसी फाइटर को डीपेट्रीफाई करना होगा, और वो डीपेट्रीफाई कर देते हैं सुकासा को, जो कि उस टाइम उठता है और एक ही पंच में लायन को मार देता है। सुकासा उन दोनों को प्रॉमिस करता है कि आज के बाद उन पे कोई खतरा नहीं होगा, और ताइजू बहुत खुश होता है ये सब देख के, पर सेंकू को अपने दिमाग में बहुत सारे डाउट थे इस बंदे को लेके। बेस पर जाने के बाद ये तीनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और सुकासा कहते हैं वो आज से हंटिंग और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और इसी हंटिंग की वजह से फाइनली बहुत दिनों बाद ये लोग अच्छा खाना खा पाएंगे। पर सेंकू कहते हैं कि उन्हें सोडियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताइजू जाते और सीशेल्स कलेक्ट करने लगता है, और उनको जैसे ही वो क्रश करेगा तो उनको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सुकासा सेंकू को अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है जहाँ पे वो बच्चा होता है और सीशेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, पर एक आदमी उसको बहुत मारता है चोरी के इंजाम में, और वो अपनी बहन को कभी भी सीशेल्स नहीं दे पाता। ये कहते ही वो सीशेल्स को क्रश करता है और एक आदमी को मुक्का मार देता है, और सेंकू कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या करा, तुमने अभी जस्ट एक मर्डर करा है। सुकासा कहते हैं कि क्या सेंकू सच में दुनिया के सारे लोगों को जिंदा करेगा, जो लोग गंदे हैं, जो लोग बुरे हैं, सबको? सुकासा कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होने देगा और सिर्फ अच्छे लोगों को ही डीपेट्रीफाई करेगा। उनको इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता और कहता है कि मैं इस दुनिया के सारे ह्यूमंस को डीपेट्रीफाई करूंगा और वापस जिंदा करूंगा, और यहीं से इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि सेंकू और उसके दोस्तों ने सुकासा को रिवाइव करा था कि वो लोग टाइगर से बच सके, और सुकासा डीपेट्रीफाई होके एक ही मुक्के के अंदर उस टाइगर को मार देता है। सेंकू को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, पर सेंकू को उस पर शक होता है, और इस शक असल में सच हो जाता है क्योंकि सुकासा चाहता था कि इस दुनिया में जो ताकतवर और जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइव करे, पर सेंकू इस थिंकिंग के बिल्कुल अगेंस्ट था,
और उन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे ताइजू भागते हुए आके कहता है कि सेंकू मिराकल फ्लूइड तैयार है, अब हम यूजुरिया को भी डीपेट्रीफाई कर सकते हैं। सेंकू ये सुन के काइंड ऑफ पागल हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुकासा के आगे इसकी बात हो। सुकासा पूछता है कि ये मिराकल फ्लूइड है क्या, और सेंकू कहता है कि तुम्हें बताने से अच्छा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाई देता हूँ। वो लोग यूजुरिया के स्टैचू के पास जाते हैं उसको डीपेट्रीफाई करने के लिए, पर सेंकू कहते हैं यार हमारे पास इनफ मिराकल फ्लूइड नहीं है। और वो ताइजू को कहता है कि वो केव से जाके जल्दी से मिराकल फ्लूइड की एक और बॉटल ले आए। पर सुकासा कहता है कि सबसे फास्ट यहाँ पर मैं हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम सब के लिए। सुकासा के इंटेंशंस वैसे भी ठीक नहीं लग रहे थे, तो वो तुरंत ही मिराकल फ्लूइड लेने के लिए चला जाता है। सेंकू ताइजू से पूछता है कि क्या सुकासा यहाँ से चला गया। ताइजू कहता है हाँ, और तब वो जल्दी से रिवाइवल फ्लूइड बनाने के लिए तैयारी करने लगता है। और सुकासा दूसरी तरफ केव में पहुंच जाता है और देखने लगता है कि एक्चुअली ये मिराकल फ्लूइड है क्या। ताइजू कहते हैं कि अगर हमारे पास इनफ फ्लूइड था तो हमने सुकासा को यहाँ से क्यों भेजा। सेंकू कहते हैं कि सुकासा एक अच्छा इंसान नहीं है, वो मेरी थिंकिंग के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहता कि दुनिया के सारे लोगों को वो रिवाइव करे, वो सिर्फ अच्छे और ताकतवर लोगों को ही रिवाइव करना चाहता है। और उसने इतने सारे स्टैचूज तोड़ रखे कि उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं। और ताइजू कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ उसे रोकने में। सुकासा केव से लौटते वक्त बहुत सारे स्टैचूज को तोड़ देता है, और दूसरी तरफ ताइजू बहुत ड्रामा करके यूजुरिया को रिवाइव कर रहा होता है। तब सेंकू कहता है अबे पागल आदमी, मैंने कहा था ना जल्दी करिए, कौन से जल्दी, और वो आके बॉटल उस पर डाल देता है एक साथ। ताइजू कहते हैं क्या करा, मैं चाहता था थोड़ा मूवी वाले तरीके में हो ये सब। ताइजू पैनिक करने लगता है क्योंकि वो यूजुरिया डीपेट्रीफाई नहीं हो रही थी, पर थोड़ी देर बाद ही वो उसका डीपेट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है। और ताइजू को याद आने लगता है कि इतने सालों बस यूजुरिया को अपने दिल की बात कहने के लिए जिंदा बचा, मतलब यही एक आखिरी मोटिवेशन था उसके पास जिंदा रहने के लिए। और फिर फाइनली यूजुरिया भी डीपेट्रीफाई हो जाता है और ताइजू उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3700 साल लगा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। थैंक यू ताइजू। सेंकू कहता है मुझे तुम्हारे रीयूनियन में दखलंदाजी देने का कोई शौक नहीं, पर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम और यूजुरिया यहाँ से भाग जाओ और एक दूसरी जगह ढूंढो जहाँ पे तुम दोनों रह सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 3 लोगों को सुकासा को अकेले रोकना पड़ेगा ताकि वो और स्टैचूज को डिस्ट्रॉय ना कर सके। और ताइजू कहते हैं कि ये कैसी बकवास कर रहे हो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं भागने वाले, हम ऑफकोर्स तुम्हारे साथ रहेंगे, उस सुकासा को रोकेंगे ताकि और स्टैचूज को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तब ताइजू कहते हैं कि सुकासा गलत कर रहा है और हम लोगों को उसको रोकना पड़ेगा। पर तब वहाँ पे सुकासा आ जाता है कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ स्टैचूज़ को, ये बस पर्सपेक्टिव की खेल है, तुम लोगों को लगता है मैं गलत कर रहा हूँ पर मैं ह्यूमैनिटी पे एक एहसान कर रहा हूँ। सेंकू कहते हैं ये अपने इंटेंशंस छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। और तब ताइजू तो सुकासा के हाथ में देखता है कि उसके हाथ में स्टैचूज़ के कुछ टुकड़े हैं और वो समझ जाता है कि सेंकू सच कह रहा था। ताइजू इन लोग के आके कहता है सेंकू अगर मेरे को कुछ हो जाए तो यूजुरिया का ख्याल रखना। और तब ताइजू उस पर अटैक कर देता है। सेंकू कहता है कि पागल हो गया ये आदमी, उसको अटैक कर रहा है। और तब सेंकू अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, क्रॉसबो, और उससे सुकासा पे फायर कर देता है। और इस क्रॉसबो को सुकासा एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उससे बचते हुए ताइजू को भी एक तेज़ तरीके से लात मार देता है। इतनी तेज़ लात होती है कि ताइजू के हाथ से धुआं निकलने लगता है और सुकासा भी चौंक जाता है कि उसकी लात इसने झेल कैसे ली। पर तभी ताइजू जो होता है वो बेहोश हो जाता है, उस पर लात का असर हो रहा होता है पर वो दिखाना नहीं चाहता था। सुकासा कहता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और तब वो वहाँ से चला जाता है। सेंकू ताइजू को लात मारते हुए कहता है अबे उठ जा, कितना आराम करेगा, उठ जा। यूजुरिया कहती है तुमने तो कहा था 2-3 दिन लगेंगे। सेंकू कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं, जल्दी उठ। और ताइजू सच में उठ जाता है, मतलब उसको चोट लगी थी पर वो पता नहीं क्या है। सेंकू वहाँ पे तोड़ फोड़ चालू करने लगता है और ताइजू यूजुरिया उसको देख रहे होते कि ये कर क्या रहा है, ये पागल हो गया। सेंकू कहता है कि हम उसको ऐसा दिखाएंगे कि हम उससे डर गए और यहाँ पे तोड़ फोड़ के सारा सामान भाग गए हैं। पर सेंकू कहता है कि असल में हम बनाने जा रहे हैं वेपन ऑफ साइंस, पूरे जापान में हम मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे। और यूजुरिया और ये लोग जा रहे होते तभी उनके एक चेरी ब्लॉसम का पत्ता दिखता है। फिर एक चोटी पे पहुंचते जहाँ पे सेंकू अपना कंपास निकालता है और वो एक अजीब सा नंबर बोलता है और कहते हैं कि इतने सेकंड्स हो गए सनराइज को। और ये सुन के यूजुरिया चौंक जाती है कि मतलब ये क्या बकवास है, इसको कैसे पता। तभी वहाँ से यूजुरिया भागना शुरू कर देती है और ताइजू सेंकू उसके पीछे भागने लगते हैं। और तब वो लोग स्टैचू ऑफ बुद्धा पे आ जाते हैं और सेंकू को अब अपने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि वो लोग कहाँ पे है। यूजुरिया ये सब देख के रोने लगते हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। तब सेंकू उस पर हथौड़े से हथियार से मारने लगता है ताकि वो सामान कलेक्ट करने। ताइजू कह रही है क्या कर रहे हो, तुम्हें पाप चढ़ेगा, ऐसा मत करो। रात में ये लोग पेड़ के नीचे बैठ के खाना वाना खा लेते हैं और रात में सेंकू उठता है, देखता है ताइजू वहाँ पे रखवाली कर रहा होता है। पर सेंकू उसे कहता है कि अगर सुकासा गलती से भी यहाँ पर आ गया और उसको पता चल गया कि हम लोग इधर है तो हमारा वैसे भी गेम ओवर है, तो फालतू का स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, तुम आराम कर लो, तुम्हें अगले दिन वैसे भी काम है। और हम अगले दिन देखते हैं कि ये लोग ताइजू से बोट खिंचवा रहे होते हैं पानी में और सेंकू उसको कह रहे थे इतने में ही थक गया। ताइजू कहता है नहीं। फिर वो लोग देखते हैं कि यूजुरिया के पैर का एक टुकड़ा अभी भी स्टोन का ही है और सेंकू उस पर अभी भी थोड़ा मिराकल फ्लूइड बचा होता है वो डाल देता है और उसको तोड़ देता है।
और सेंकू बताता है कि मिराकिल फ्लूइड से हम जो भी हिस्सा करते हैं तो उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें हमारी हील हो जाती है। और वो कहते हैं कि हमारे सर पे क्रैक्स है उसके बाद भी हम जिंदा है, तो मतलब हमारी हील हो चुकी है ये चीज़। सुकासा बेस पर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ सारी चीज़ें टूट फूट के वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। पर सुकासा कहता है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा मानूँ कि वो लोग मुझसे डर के भाग गए, पर असल में वो लोग यहाँ से भागे नहीं है, वो कुछ हथियार बनाने के लिए जा रहे हैं ताकि वो मुझे रोक सके और मुझे जल्दी ही सेंकू को पकड़ना होगा वरना वो मुझे हरा देगा। सेंकू अब एक वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और ताइजू उससे पूछता है कि ये तुम्हारा जो वेपन ऑफ साइंस है क्या दरअसल, और सेंकू उसे बताता है वेपन ऑफ साइंस और कुछ नहीं बल्कि एक गन पिस्टल, मान सकते हो तुम गन ही है। इसको बनाने के लिए उनको गन पाउडर की ज़रूरत थी और सेंकू कहता है कि चलो अब बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि हम सिविलाइजेशन बनाने के लिए पहला स्टेप उठा रहे हैं। और सुकासा कहता है कि मुझे सेंकू को किसी भी हालत में रोकना होगा, ये बहुत गलत कर रहा है। सेंकू कहता है कि हम वोल्केनो के ऊपर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे गन पाउडर बनाने के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हमें इधर से ही मिल जाएंगे। अब स्पा लेते टाइम यूजुरिया और ताइजू बात कर रहे होते कि 3700 साल पहले ताइजू उसको एक्चुअली कहना क्या चाहता था, पर ताइजू कहता है अभी उनके सामने एक मिशन है सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करने का, और जब ये सिविलाइजेशन रीबिल्ड होगी तभी वो यूजुरिया को बात बताएगा जो वो बताना चाहता था 3700 साल पहले। यूजुरिया थोड़ा तो बुरा मान जाती है, पर वो समझती है कि अभी उनके पास एक मिशन है, तो वो ताइजू को कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि मैं समझती हूँ तुम्हारी बात। सेंकू वहाँ पे आता और कहता है कि चलो अब हमारे पास सारा सामान है, अब बस हमें इनको मिलाना और हमारे पास गन पाउडर होगा। सेंकू कहता है केमिस्ट्री क्लास का वक्त हो गया। केमिस्ट्री क्लास चालू हो जाती है और यहाँ पे वो एक एक करके सारा सामान उसके अंदर डालते रहते हैं और वहाँ पे ताइजू रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो एक एक करके सारा सामान उसमें मिला देते हैं और फाइनली गन पाउडर बन के तैयार हो जाता है। अब इसको बस इसके ऊपर बहुत तेज़ी से हथौड़ा मारना बाकी था, तो फिर वहाँ पे एक ताइजू बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। यूजुरी और सेंकू उस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत करो चिंगारी लग जाएगी, पर सेंकू उसको कहता है कि नहीं नहीं, ये वोल्केनो का पत्थर है, इससे चिंगारी नहीं बन सकती, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है जिससे चिंगारी हो। पर सेंकू भूल जाते हैं कि इसके अंदर आयरन पायराइट है, और जैसे ही वो पत्थर उस गन पाउडर पे पड़ता है तो वहाँ पे चिंगारी होती है और वहाँ पे एक बहुत तेज़ ब्लास्ट होने लगता है और ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं। सेंकू कहता है कि हम गन पाउडर बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, इस ब्लास्ट से एक चीज़ तो पता लग गई। यूजुरिया कहते हैं क्या तुम इसका इस्तेमाल सुकासा पे करोगे? सेंकू कहता है कि नहीं, मैं इसका इस्तेमाल उस पर नहीं करूँगा, मैं ये बना रहा हूँ ताकि हम उसके साथ नेगोशिएशन कर सके, क्योंकि ताइजू से जब वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो चुका था तो हमारे साथ भी नेगोशिएशन के लिए मान ही जाएगा, और क्या पता अगर हमारे पास गन पाउडर पहले से तैयार हो तो वो शायद हमारी नेगोशिएशन को मान जाए। दूसरी तरफ सुकासा कह रहा होता है कि अगर उसने गन पाउडर बना लिया होगा तो मेरे पास उसको जान से मारने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यूजुरिया सेंकू को कहती है कि सेंकू उधर देखो, वहाँ पे एक स्मोक सिग्नल आ रहा है, और सेंकू सोचता है कि इसका मतलब इस स्टोन वर्ल्ड में हमारे अलावा भी कोई और है। अब वो लोग एक रिस्क लेते हैं, जो धुआं गन पाउडर की वजह से निकल रहा होता है वो उसमें और सामान डाल रहे होते हैं ताकि जो भी सिग्नल दे रहा है उसको पता लग जाए कि ये वोल्केनो की वजह से नहीं आया है, ये जानबूझ के यहाँ पे कोई इंसान है वही यहाँ से धुआं निकाल रहे हैं। और सुकासा भी वो धुआं देख लेता है और उसकी तरफ तेज़ी से जाने लगता है। यूजुरिया यहाँ पे लकड़ियाँ कलेक्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पे सुकासा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। सुकासा यूजुरिया को एज अ हॉस्टेज सेंकू के पास ले जाता है और सेंकू से पूछता है कि वो उसको मिराकिल फ्लूइड बनाने का तरीका बता दे। सेंकू पहले तो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उस लड़की की जान लो या उसको मार दो, वो मेरी कुछ नहीं लगती। सुकासा कहते हैं कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस लड़की से तो तुम इसको गड्ढे के अंदर बंद कर सकते थे जहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि ये कहाँ पर है। तुम्हें फ़र्क पड़ता है सेंकू, और इस स्टोन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मेरे को चिंता हो, इसलिए मैं जीत गया। यूजुरिया वो तलवार अपनी गर्दन पे रख लेती है और कहती है कि तुम इसको बिल्कुल मत बताना, मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ। पर सेंकू बहुत सोचता है, वो उसको बहुत सोचता है और वो मिराकिल फ्लूइड बनाने का तरीका सुकासा को बताने लगता है कि पहले तुम्हें अल्कोहल चाहिए जो तुम ग्रेप से बना लो, और वो मिराकिल फ्लूइड का जो लिक्विड है नाइट्रिक एसिड वो तुम्हें केव से मिल जाएगा। ये सारी बातें जब बता रहा होता है यूजुरिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं और सुकासा कहता है कि अब तुम्हारे पास ज़िंदा रहने का कोई भी वो नहीं है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। सुकासा कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ तो दूंगा, पर तुम्हें कसम खाओ कि तुम साइंस कभी भी इस स्टोन वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं करोगे, और मुझे पता है तुम साइंस के मामले में कभी भी झूठ नहीं बोलने वाले। सेंकू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और सेंकू कहता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो झटके से मार देना, मेरे को तड़पाना मत। सुकासा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे गर्दन पर अटैक करूँगा जिससे तुम एक ही बारी में मर जाओगे। तभी वहाँ पे ताइजू आ जाता है भागते हुए सेंकू की तरफ, पर वो बहुत लेट हो चुका था क्योंकि तब तक सुकासा ने सेंकू को मार दिया था और सेंकू वहाँ पे मर जाता है, और हमारी स्टोरी का मेन लीड एपिसोड नंबर 4 में ही मर जाता है। ताइजू और यूजुरिया सेंकू की बॉडी को पकड़ पकड़ के तेजी से रोने लगते हैं कि सेंकू जाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सुकासा उनको कहता है कि मैंने उसको एक पेनलेस डेथ दी है, उसको पता भी नहीं लगा होगा वो कब मर गया, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम उसको अच्छा ब्यूरियल देना। ये सुन के ताइजू बिल्कुल एकदम चुप हो जाता है। सुकासा सोचता है कि अगर अब ताइजू ने उस पर हमला किया तो वो यूजुरिया को हॉस्टेज रख लेगा, पर वो ताइजू ने अगर उस पर माइंडलेसली अटैक कर दिया सेंकू की मौत की वजह से तो उसको उन दोनों को मारना पड़ेगा, और सुकासा उन दोनों को नहीं मारना चाहता था, तो वो कह रहा था ताइजू ऐसा मत करना। ताइजू खड़ा होता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाने लगता है, और वो बड़ा सा पत्थर उठा के जब उठा रहा होता है तो सुकासा सोचता है कि ये करना क्या चाहता है,
और वो पत्थर उठा के वो सुकासा के ऊपर फेंक देता है। सुकासा को लगता है कि ये कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो वो ताइजू की तरफ देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जीत गया ताइजू। पर यूजुरिहा वहां से भागती है और जो गन पाउडर होता है बचा हुआ वो उठा के सुकासा की तरफ फेंक देती है। सुकासा उसको एक लात मार के तोड़ देता है और जब वो पत्थर गन पाउडर से टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से किसी को चोट तो नहीं लगती और सुकासा को तो कुछ भी नहीं होता। ताइजू और यूजुरिया वहां से भाग जाते हैं सेंगू की बॉडी को लेके, क्योंकि उनको लगता है वो अभी भी जिंदा है। सुकासा कहता है कि मैंने उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी है तो वो जिंदा नहीं हो सकता। ताइजू उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है ताकि वो वापस जिंदा हो जाए। वो मानना ही नहीं चाहता था कि उसका दोस्त सेंगू मर चुका है। वो उसको माउथ टू माउथ भी देने लगता है, पर यूजुरिया कहती है कि अरे नहीं, ऐसा मत करो। फिर ताइजू को अपनी एक पुरानी बात याद आती है अपने क्लास की, जब उसके किसी क्लासमेट ने उससे पूछा था कि वो किसे बचाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को या खुद को। ताइजू ये सवाल सुन के बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो किसको बचाएगा और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। पर सेंकू इस सवाल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता। उसका सीधा जवाब होता है कि मैं सबको बचा लूंगा, मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। ये सोचकर ताइजू सोचने लगता है कि पक्का इसने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा, सेंकू ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो मर जाए। फिर यूजुरिया को याद आता है कि वो बार बार अपने गले की हड्डी तोड़ रहा था और वो ताइजू को भी बताती है कि वो बार बार गले की हड्डी तोड़ रहा था और ताइजू भी सोचता है कि ये उसकी कोई पुरानी आदत तो थी नहीं। तो जब वो उसके गले की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टोन का टुकड़ा अभी भी पेट्रीफाइड होता है और जैसे कि हमको पता है कि पेट्रिफिकेशन में एक हीलिंग एबिलिटी होती है, तो वो मिराकल फ्लूइड लेकर, उस बचा हुआ मिराकल फ्लूइड लेके उस पेट्रिफिकेशन को डीपेट्रीफाई करने के लिए उसके ऊपर डाल देते हैं। अब ताइजू उसको देख रहा होता है कि ये जल्दी से टूटे और सेंकू जिंदा हो जाए। अब वो जो स्टोन होता है वो टूट जाता है पर सेंकू उठता ही नहीं है। तो ताइजू तो तेज़ी से चिल्लाने लगता है कि सेंकू उठ जाओ, सेंकू उठ जाओ। ये लोग, और बारिश होने लगती है तो वो ये लोग बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं कि सेंकू उठ जाओ। तब एक बिजली कड़कती है और सेंकू की आंखें खुल जाती है और यहाँ पे सेंकू का टाइप ऑफ पुनर्जन्म हो जाता है। अब बारिश हट जाती है और धूप आने लगती है और सेंकू कहता है कि अरे यार तुम इतना तेज़ क्यों चला रहे हो, सुकासा हमारी बात सुन लेगा। और ये सुन के ताइजू शॉक हो जाता है और पीछे देखता है कि सेंकू अब जिंदा हो चुका है और वो कहता है कि मेरा प्लान बिना बोले समझने के लिए थैंक यू। अब वो दोनों सेंकू को गले लगाकर अपने अपने स्टाइल में वेलकम बैक कहते हैं और सेंकू कोई पसंद नहीं आता। फिर यह सेंकू के लिए एक फ्लैग ऑफ साइंस बना के दे देती है साइंस किंगडम के लिए और ये लोग उसको सेंकू को ज़बरदस्ती बांध देते हैं उसकी पीठ के पीछे। अब यूजुरिया एक पत्थर को देख के कहती है कि अगर मैं इसके हाथ पैर जोड़ दूँ और इसको पेट्रीफाई करूँ, डीपेट्रीफाई करूँ तो शायद ये जिंदा हो जाए। पर सेंकू कहते कि ऐसे नहीं होता। फिर सेंकू के दिमाग में एक प्लान आता है और यूजुरिया के पास जाके उसके कान में कुछ तो वो प्लान बनाता है और यूजुरिया के कान में जाके वो प्लान बोल देता है। तो प्लान कुछ तो खतरनाक सा था क्योंकि यूजुरिया भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया उसका प्लान सुन के और वो ताइजू को कहती है कि क्या हम सुकासा के पास जाके उसके किंगडम ज्वाइन कर ले। ताइजू कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर उसको समझ आता है सुकासा के पास, तुम पागल हो गए, सुकासा ने सेंकू को मार दिया, सेंकू जिंदा है पर उसने मारा तो हम उसके पास कैसे जा सकते, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर सेंकू कहता है कि उसको लगता है मैं मर गया, अगर तुम दोनों मेरे स्पाई बन के उसके किंगडम में रहोगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर तुम दोनों मेरे स्पाई बन के उसके किंगडम में रहोगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में, क्योंकि वो अभी बहुत बड़ी आर्मी बनाने वाला है, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की। तो मेरे को भी अपनी एक साइंस की आर्मी बनानी पड़ेगी उसको हराने के लिए, वरना हम मारे जाएंगे। फिर ताइजू कहता है कि लेकिन हम अगर अकेले चले जाएंगे तो तुम अकेले रह जाओगे, तो तुम अकेले ये सब कर लोगे। सेंकू कहता है मैं अकेले नहीं हूँगा, वो लोग जो हमें स्मोक सिग्नल्स दे रहे थे मैं उनके साथ जाऊँगा और उनको अपने साइंस के किंगडम में ज्वाइन करा लूँगा। पर इसमें एक ही कैच है कि वो पहले से ही सुकासा के किंगडम में ज्वाइन ना हो जाए या सुकासा के दोस्त ना हो। अब सेंकू और ताइजू के रास्ते अलग हो जाते हैं। ताइजू जा रहा होता है सुकासा के पास और सेंकू जा रहा होता है उन लोगों को ढूंढने। ताइजू सोचता है कि ये पता नहीं है वो कितने सालों बाद या कितने महीनों बाद सेंकू से मिलेगा। अब जब ताइजू को ये रियलाइज होता है तो वो सेंकू की तरफ भाग कर जाता है, पर वो उसको चिल्लाकर नहीं बोल सकता, तो वो उसको साइन लैंग्वेज में एक बात बोलना चाहता था और उसने बोल दिया और सेंकू भी अपना झंडा उठाकर उसको दिखा देता है। यहाँ पर सुकासा अकेले चल के कहीं पर जा रहा होता है और फिर वो कुछ नोटिस करता है तो वो कहता है कि कौन है यहाँ पर, तुम क्यों छुप रहे हो मुझसे। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो बहुत खूबसूरत होती है और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और सुकासा उसको देख के सोचता है कि क्या सेंकू ने इसको भी डीपेट्रीफाई करा था। और फिर वो लड़की अपने हाथों में से छुरे निकाल के उस पर अटैक करने लगती है। सुकासा को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है और वो भी उससे लड़ने के लिए अपना फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है और सुकासा के लिए वो कुछ भी नहीं होती और वो सोचती है ये क्या है, ये क्यों है, मतलब ये कहाँ से आ गई भाई, इसको डीपेट्रीफाई किसने करा। लड़की की और सुकासा की बहुत ज़्यादा टक्कर की लड़ाई हो रही थी और सुकासा भी उसका फाइटिंग स्टाइल देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ऐसा फाइटिंग स्टाइल उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तो वो लड़की सुकासा को बता देती कि उसने उसको सेंकू को मारते हुए देख लिया था और वो जानती कि सुकासा एक अच्छा आदमी नहीं है। उस पर अटैक करती है तो वो उसको 2 ही उंगली से रोक लेता है और वो ज़्यादा चौंक जाती है। फिर सुकासा सोचता है कि उसको जल्दी से जल्दी उस केव में जाना है ताइजू वहाँ पहुँचे उससे पहले। फिर वो उसको एक तेज़ी से ब्लो मारता है, वो जाके गिर जाती है और फिर उसके ऊपर वो पेड़ ही दे के फेंक देता है जिसकी वजह से वो पेड़ के नीचे आ जाती है। सेंकू ये पूरी लड़ाई ऊपर से देख रहा था तो वो जल्दी से उस लड़की के पास भाग के जाता है और वो देखता है कि वो लड़की मरी नहीं थी, वो पेड़ के नीचे दबी हुई थी। सेंकू से कहता है कि क्या, सेंकू पहले तो पेड़ को उठाने का ट्राई करता है पर वो उठता नहीं है। तो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम रात तक इंतजार कर सकती हो, अगर नहीं कर सकती तो मैं गन पाउडर से पेड़ उड़ाने की कोशिश करूँगा।
वो लड़की मजाक करने लगती है, पर सेंकू कहता है कि जल्दी से चॉइस करो, तुम रात तक रुक सकती हो या नहीं रुक सकती। कोहाकू कहती है कि हाँ मैं रात तक रुक सकती हूँ। इस लड़की का नाम कोहाकू होता है। सेंकू एक पेड़ काटता है, उस पेड़ को एक गोले सर्कल शेप में काट के उसके बीच में एक छेद करता है गन पाउडर की मदद से। फिर एक बैम्बू में डर्ट भर देता है और उस बैम्बू से उस एक टाइप ऑफ व्हील स्ट्रक्चर बनाता है। अब वो एक रस्सी बनाता है और उसमें सोप रगड़ने लगता है। इससे क्या होता है कि अब वो जब पेड़ पे लगेगा तो टाइप ऑफ पुलिस सिस्टम बन गया इसका। और सेंकू जैसे ही ये रस्सी पकड़ के कूदता है तो बिकॉज ऑफ द पुलिस सिस्टम वो जो पेड़ है वो हवा में उठने लगता है। और कोहाकू ये सब देख के बड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसने साइंस के बारे में कुछ नहीं पता रहता और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है सेंकू से और उसके तरीके से सोचने के। रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो सेंकू देखता है कि ये कौन सी नई स्पीशीज है जो चाकू पकड़ के सोने लग गई। तो कोहाकू कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है, पर मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है। तो सेंकू फिर उसको सुकासा के बारे में बताता है और अपने साइंस किंगडम के प्लान के बारे में बताता है। तो कोहाकू कहती है अगर तुम्हें मैन पावर चाहिए और अलायंस चाहिए तो तुम मेरे गाँव आ सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो काफ़ी अच्छी टीम बना सकते हैं। अगले दिन कोहाकू एक पॉट में गर्म पानी एक हॉट स्प्रिंग में से लेके जा रही हो तो सेंकू कहते हैं तुम ये हॉट स्प्रिंग के लिए इतनी दूर आई हो। कोहाकू कहती है इसमें हीलिंग एबिलिटी होती है, मैं अपनी बहन के लिए ले जा रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। फिर उसका पैर अड़ता है, कहीं पर वो गिरने लगती है तो सेंकू उसको पकड़ लेता है। फिर सेंकू कहता है स्टाइल मारने के लिए कि तुम मेरे को दे दो, मैं पकड़ के ले जाता हूँ। कोहाकू जब उसको वो देती है तो वो सेंकू इतनी बुरी तरह की गिरता है कि क्या ही बताना, क्योंकि उसमें दम नहीं होता ना, मतलब उसमें दिमाग है पर दम नहीं है। फिर वो एक टाइप ऑफ वही जो पुलिस एक गाड़ी बना देता है और उस गाड़ी के ऊपर वो लोग पॉट वगैरह और उसके ऊपर बैठ के लोग जाने लगते हैं। और ये सब देख के कोहाकू भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। और सेंकू जब कोहाकू के गांव पहुंचता है और उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को मॉडर्न साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता और ये लोग एकदम स्टोन एज के टाइम में जी रहे होते हैं। और ये सब देख के सेंकू सोचते हैं कि इनकी फर्स्ट जनरेशन आखिरकार थी कौन, उनको डीपेट्रीफाई किसने करा। फिर सेंकू के ऊपर 2 लोग अटैक कर देते हैं। ये कीनरो होते हैं जो कि विलेज के गार्ड्स होते हैं। तो कोहाकू को कहते हैं कि बाहर के लोग विलेज के अंदर अलाउड नहीं है। कोहाकू फिर इनको धमका के कहती है इसको अंदर आने दो वरना ठीक नहीं होगा। फिर सेंकू अपने सोप के में से बबल्स निकालने लगता है, मतलब पहले झाग बनाता है और फिर उसके बबल्स बना के इनको इंप्रेस करने लगता है। इन लोगों ने आज से पहले देखा नहीं था तो इनको लगा ये एनिमी है तो ये डर जाते हैं। फिर सेंकू सोचता है कि अच्छा ये है क्या इनका लेवल, इनको तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टीवी ना पता। सेंकू सोचता है कि इनको साइंस से इंप्रेस करके तो मैं अपने ऐसे ही किंगडम में ऐड करा दूंगा, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर गिनरो भागते हुए किसी को बुलाने जाते हैं और वहाँ पे एक और बंदा आता है और ये बंदा बड़ा स्टाइल मार के अजीब ही तरीके से कहता है कि मैं हूँ क्रोम द सॉर्सरर और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। क्रोम कहता है बबल निकालना तो बहुत छोटी बात है और यहाँ से सेंकू वर्सेस क्रोम चालू हो जाता है। अब क्रोम एक आग जलाता है और कहता है कि अभी मैं तुमको अपना स्पेशल अटैक दिखाऊंगा, रेनबो ब्रिज। वो आग के अंदर कुछ केमिकल्स डालता है जिसकी वजह से आग का कलर बदलने लगता है, पहले हरा फिर पर्पल और ऐसे बहुत सारे कलर्स। सेंकू ये देख के बोलता है कि ये तो बच्चों के खेलने की चीज़ है, तुम इसमें कुछ नहीं कर रहे, तुम इसमें कॉपर सल्फेट डाल रहे हो। फिर वो कहता है कि कॉपर सल्फेट मतलब ब्लू क्रिस्टल। और ये सुन के क्रोम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, ये इसको कैसे पता, ये तो पक्का मेरा दिमाग पड़ रहा है। क्रोम को लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा कि सेंकू उसके सॉर्सर से डर के उसका गुलाम बन जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो क्रोम एक नई टेक्निक दिखाता है, वो एक बॉल को लेके बहुत मुश्किल से रब करता है, इतना रब करता है कि उसकी सांस फूलने लगती है, जिससे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है गिनरो को। पर फिर जब वो बॉल सेंकू को मिलती है तो वो उसको अपने साइंस वाले फ्लैग से रब करता है जो कि लेदर का होता है और उससे बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। सेंकू की नज़र इसके हार्ट में पड़ती है जिसमें बहुत सारे काम की चीज़ें जहाँ से क्रोम ये सारी चीज़ें ला रहा होता है और उसका दिल उस पर आ जाता है। और फिर उसको पता चलता है कि क्रोम बचपन में ये सारी चीज़ें कलेक्ट करता था। सेंकू उसे सुकासा के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुमने साइंस का किंगडम ज्वाइन नहीं करा तो सुकासा तुम्हें हरा देगा और मार देगा। सेंकू उसके हट में जाने लगता है पर क्रोम उसको रोक देता है और कहता है कि तुम मुझसे नंबर्स में फाइट करो। उसमें भी सेंकू उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। सेंकू जब उसके हट में जाता है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी काम की चीज़ें होती है। क्रोम भी उसको बहुत शौक से बता रहा होता कि ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में उसको बहुत साल लगे हैं और बहुत मेहनत से करी। ये दोनों अलग अलग क्रिस्टल्स को अलग अलग मटेरियल को देख रहे होते हैं, पर कोहाकू को समझ नहीं आता कि ये पत्थर को देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं। कोहाकू इन लोगों को यहीं छोड़ के यहाँ से चली जाती है। तब ये लोग एक क्रिस्टल लेते हैं लाल कलर का, उसको गर्म करते हैं और फिर इसमें कीनरो के जो स्पीयर होता है वो उस लिक्विड में डाल के गर्म करते हैं तो वो स्पीयर गोल्डन कलर का हो जाता है। पर किनरो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी दे दो पर मैं तुम्हें इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करने दूंगा बिकॉज वो रूल है। किनरो को बहुत अच्छा लगता है ये स्पीयर, इसलिए वो इसको लौटाने से मना कर देता है। वो दिखाता है कि उसको नहीं पसंद पर उसको एक्चुअली अंदर ही अंदर पसंद होता है और सेंकू को पता रहता है कि किनरो साइंस का किंगडम जरूर ज्वाइन करेगा। फिर सेंकू उस हट में देखता है कि बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स इसके अंदर पड़े रहते हैं तो क्रोम से पूछता है कि ये सारे यहाँ पे क्यों है। तो क्रोम बताता है कि वो भी कोहाकू की सिस्टर रूरी को ठीक करना चाहता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कोहाकू वो जो गर्म पानी हॉट स्प्रिंग से लाई थी वो रूरी को जाके दे देती है। सेंकू क्रोम को बताता है कि साइंस की मदद से हम मेडिसिन बना सकते हैं जिससे हम रूरी को भी ठीक कर सकते हैं। फिर सेंकू क्रोम को वो सारी बातें बताता है जो 3700 साल पहले हुई थी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच गई थी, प्लेन्स थे, कार्स थे
कम्युनिकेशन, हम लोग स्पेस में जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर अचानक एक दिन एक हरे रंग की लाइट आई और पूरी की पूरी दुनिया स्टोन की बन गई और पूरी सिविलाइजेशन 300 हजार 700 साल पहले ख़त्म हो गई। क्रोम रोने लगता है कि इतना सब कुछ एक ही पल में ख़त्म हो गया, पर सेंकू कहता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज भी मेरे दिमाग के अंदर है। क्रोम कहता है कि वो सेंकू की सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करने में ज़रूर मदद करेगा। जो विलेज का चीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कोहाकू के ऊपर, और रूरी की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो क्रोम और कोहाकू वो एकदम मोटिवेटेड होते हैं कि बताओ हमें कैसे ठीक करना है रूरी को। पर सेंकू सोचता है कि अगर वो रूरी को ठीक कर देगा तो सारे लोग साइंस का किंगडम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे उसको बहुत मदद मिलेगी। क्रोम और कोहाकू को भी उसके इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे थे। फिर सेंकू ने बताता है कि ये मेडिसिन बनाने के लिए वो 2 रास्ते हैं। तो वो कहते हैं बताओ हमें क्या क्या चाहिए। ये दोनों बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पर सेंकू बताता है कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो 2 रास्ते होते हैं, एक बायो मैकेनिक वे और एक स्टोन का तरीका। ये सब सुन के कोहाकू का दिमाग घूमने लगता है, बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि स्टोन से हम कोई मेडिसिन कैसे बना सकते हैं जिससे कोई ठीक हो जाए। फिर सेंकू बताता है कि साइंस सब कुछ कर सकती है, साइंस कुछ भी कर सकती है। सेंकू बोलता है कि अब हम तुम्हारी बहन को ज़रूर बचाएंगे, और वो एक पाथवे बनाने लगता है उस मेडिसिन को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स चाहिए होते हैं, और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लंबा ही होता है। देख लो खुद ही भाई कितना लंबा होता है, और ये सब इनको करना है, और ये सारे केमिकल्स इनको कलेक्ट करने हैं, और ये देख के इन लोगों का दिमाग चकरा जाता है। रात के टाइम में सेंकू क्रोम को स्पेस के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर सेंकू बताता है कि वो स्टार देख रहे हो, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है उसकी हमेशा। कोहाकू कहती है अगर मैं अपनी राय दूँ ये नॉर्थ से थोड़ा ऑफ है। सेंकू कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नॉर्थ से नॉर्थ स्टार है। फिर उसको याद आता है कि धरती का एक्सेस बदल चुका है, 3700 साल बीत चुके हैं, इसलिए नॉर्थ स्टार की लोकेशन भी अब बदल चुकी है। इसलिए सेंकू का कंपास उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। फिर क्रोम उसको एक पत्थर दिखाता है जिससे वो जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। फिर सेंकू कहता है कि ये तो एक मैग्नेट है। फिर क्रोम बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि सेंकू को हर चीज़ पता रहती है। सेंकू ये पत्थर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और नेक्स्ट डे ये सारे लोग नदी में कूद जाते हैं आयरन सैंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस नदी में बहुत ज़्यादा आयरन सैंड होता है। ये दोनों बहुत आराम कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, पर वो जो कोहाकू होती है उन दोनों को बहुत डांटती है और उन दोनों को ढंग से क्लास लेती है, तो ये दोनों भी काम करने लगते हैं। फिर सेंकू देखता है कि एक वाटरमेलन की शेप में कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, और फिर उसमें से एक बच्ची निकलती है जिसका नाम होता है सुइका। और सुइका उनको बताती है कि वो बस उन लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। और सुइका सेंकू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि सेंकू वो पहला आदमी होता है जिसने उससे ये नहीं पूछा कि वो ये वाटरमेलन क्यों पहनती है, तो वो सेंकू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर क्रोम कहते हैं कि रुक जाओ, तुम मोमोतारो नहीं हो। तो सेंकू कहते हैं कि एक सेकंड, तुम्हें ड्रैगन क्वेस्ट के बारे में नहीं पता तो तुम्हें मोमोतारो के बारे में कैसे पता है। तो ये लोग सेंकू को बताते हैं कि 100 टेल्स में मोमोतारो के बारे में अच्छी खासी एक स्टोरी बना रखी है, और ये लोग कुछ अलग ही मोमोतारो को जानते हैं। भाई मोमोतारो शांत आदमी था, ये पता नहीं कौन से सैवेज मोमोतारो को जानते हैं। फिर सेंकू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है इस रूरी से मिलने के लिए कि इसको मोमोतारो के बारे में कैसे पता है, और वो रूरी से जल्दी उसको ठीक करके उससे बात करना चाहता था। फिर क्रोम थोड़ा वो हो जाता है कि मतलब जेलस टाइप का कि क्या तुम रूरी में इंटरेस्टेड हो। तो सेंकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर कोहाकू उसको बताती है कि क्रोम को रूरी पसंद है। फिर सेंकू थोड़ा अजीब मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि फिर सेंकू क्रोम को छेड़ने लगता है, और अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा आयरन सैंड हो चुका था, पर अब इस आयरन सैंड को इनको गर्म करना था 1500 सेल्सियस डिग्री पे। पर इनके पास इतनी हीट थी नहीं, इनके पास एक फर्नेस था जिसमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता था। तो इन लोगों ने एयर बैग्स बना लिए थे जिससे ये लोग हवा डालेंगे इस फर्नेस के अंदर। तो इन लोगों ने हवा डालना चालू करते एकदम पागलों की तरह, कुत्ते की तरह भाई डाले जा रहे ताकि ये बड़े एकदम सबकी हालत ख़राब होने लगती है। फिर सेंकू कहते हैं कि हमें ऐसा ही 14-15 घंटे तक करना है। ये सुन के सब पागल हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके एक करके सारे पास आउट होने लगते हैं। गाँव के ब्रिज पे खड़े होकर गिनरो ही देख रहे होते हैं कि ये लोग जंगल में कुछ आग वाग लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। गिनरो कहता है कि मेरे को उनके पास जाना है, पर किनरो उसको मना कर देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये सारे लोग सो जाते हैं थक हार के, एकदम थक जाते हैं करते करते। पर जो आयरन सैंड थी वो आयरन नहीं बनी थी, बिकॉज मतलब उसमें इनफ हीट नहीं गई थी। अब ये लोग जाते हैं, इनको मैन पावर चाहिए, तो ये जाते हैं ब्रिज पे और ये देखते हैं गिनरो को। अब सेंकू सोचता है कि पहले वो गाँव वालों का दिल जीतेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो ये सुइका को भेजता है गाँव में पूछने पाछने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि लोगों को क्या चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र रखती है, और तब वो आके बताती है कि एक लड़का है, वो खाना खा के बोर हो गया एक ही टेस्ट। फिर सेंकू बताता है कि हम साइंस की मदद से टेस्टी और अच्छा खाना भी बना सकते हैं। वो सुइका को देखता है जो कि फॉक्सटेल मिलेट के साथ अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तो सेंकू पूछता है कि ये क्या है। वो थी फॉक्सटेल मिलेट। तो अब सेंकू कहते हैं कि हम इसी से एक टेस्टी डिश बनाएंगे।
नेक्स्ट डे वो फॉक्सटेल मिलेट के ग्राउंड में जाती है और वो लोग उसको काटना पीटना चालू कर देते हैं। इसको काटने के बाद वो लोग इसको एक पत्थर पे मारते हैं, जैसे हम वीट को मारते हैं। पत्थर पे मारने के बाद वो इसको पानी में घोल के मिलाने लगते हैं ताकि इसकी जो गंदी चीज़ें वो अलग हो जाए। फिर ये लोग इसको पत्थर पे पड़क के पीसने लगते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ लोग एक बाम्बू काटते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं चिकन विकन टेस्टी करने के लिए, और फिर इसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। ये लोग एकदम पागल हो जाते हैं इसको खाने के लिए। और सेंकू 3000 स्टोन एज में रामेन बना के इन लोगों के सामने रख देता है। अब ये लोग कहते हैं कि क्या हम सच में ये फॉक्सटेल मिलेट से बना है। अब क्रोम कहते हैं कि मेरे को डर नहीं लगता, मैं साइंस यूज़र हूँ, मैं इसको खा सकता हूँ। और वो जैसे ही इसको खाता है तो उसको यकीन नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और जब ये बाकी के लोग भी इसको खाते तो वो अपने रुक ही नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ खाया ही नहीं था इतना टेस्टी। पर सेंगू भी सोचता है कि वो खाए इसको, और जब वो खाता है तो ये बहुत ही गंदा होता है भाई। ये हॉस्पिटल में जो खाना मिलता है वैसे टाइप का होता है। अब सेंकू रामेन का एक ठेला टाइप का लगा लेता है गांव के सामने, और पूरा गांव उसको देख रहा होता है और वो रामेन बना के रख देता है। अब सब लोगों को वो रामेन देने लगता है और सब लोग रामेन खाते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। पूरी भीड़ लग जाती है, लड़कियां लड़के सब लोग खा रहे होते हैं। एक लड़की सेंकू से पूछती है कि तुमको किस टाइप की लड़कियां पसंद है। सेंकू कहता है ऐसी लड़की जो फर्नेस में हवा डाल सके। कोहाकू कहती है यार थोड़ा तो शुगर कोट करके बात करा करो। क्रोम जो होता है वो किनरो को रामेन देने जाता है, पर वो लोगों को खाना होता है पर वो मना कर रहे होते हैं। किनरो तो कूदता भी है पर किनरो उसको पकड़ लेता है। अब विलेज चीफ को एक बंदा बताता है कि आपकी बेटी गांव के बाहर अजीब सी डिश बांट रही है। तो वो कहता है कि मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है कि आप मेरे को भी ऑर्डर दे खाने के लिए। तो फिर सू का काउंट भूल जाती है कि कौन कितने खा रहा है। फिर सेंकू कहते हैं कि इतने लोग खा रहे हैं, अब मैं इनका पूरा खून पसीने से मेहनत कराऊंगा। तब एक बंदा कहता है ओ माय गॉड क्या रामेन है, नॉस्टैल्जिया आ गया। फिर सेंकू उसकी बात सुन लेता है और कहता है नॉस्टैल्जिया आ गया, इसका क्या मतलब। कोहाकू कहती है कि क्या ये आदमी तुम्हारे साथ है। सेंकू कहता है नहीं। फिर कोहाकू जाती है गार्ड्स के पास और उनसे वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई दुश्मन आ रखा है, और वो ये तीनों इसको घेर लेते हैं और कहती है कौन हो तुम। फिर सेंकू से कहता है कि ओ माय ये आसागिरी गेन है, मैं इसको जानता हूँ, ये हमारे टाइम में साइकोलॉजी की बुक्स लिखा करता था। आसागिरी गेन कहते हैं कि मैं डर के मारे काँप रहा हूँ, कहीं ये बॉल मेरे हाथ से गिर ना जाए। गिनरो कहते हैं कि मैं पकड़ लेता हूँ ना इसलिए तुम्हारे लिए कोई पूछोगे तो मैं तुम्हारा जवाब दे दूंगा। कोहाकू कहते हैं अब तो ये तय है कि ये दुश्मन की टीम में ही है। आसागिरी कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता मैं किसकी टीम में हूँ, क्योंकि फर्नेस देख के और वो रामेन देख के मेरा मन थोड़ा डगमगा सा गया है। अब ये आयरन सैंड को जब आयरन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये पिघले हुए आयरन को ये एक लकड़ी के टुकड़े में डाल देते हैं। और अब फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिसमें आसागिरी कहता है कि वैसे तो मैं सुकासा की टीम में हूँ, पर अगर तुमने उससे पहले आयरन के टूल्स वगैरह बना लिए तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होगा कि तुम जीतोगे। आसागिरी देखता है कि इन लोगों ने आयरन की रॉड बना ली है। आसागिरी कहता है कि मैं एक गांव में गया, वहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं मिला, बस एक छोटा सा गांव मिला, सेंकू कोई नहीं था वहाँ पे। ये बस एक लाइन बोलूँगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। तो कोहाकू उसको धमकाते हुए कहती है कि तुझे यही बोलना पड़ेगा वरना मैं तेरे को मार दूंगी। पर सेंकू से कहते हैं कि अगर ये मरा गया और वापस नहीं गया तो सुकासा इसको ढूंढते हुए आएगा और हम सब मारे जाएंगे। सेंकू उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें दिखाते हैं साइंस की ताकत। फिर सेंकू सोचता है कि अब उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और तब थंडर स्टॉर्म चालू हो जाता है। सेंकू कहते हैं कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो एक जनरेटर बनाएगा, पर उसके पास अभी मटेरियल ही नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रिसिटी जो थंडर स्टॉर्म है इसका यूज़ कर सके। तो लोग जल्दी फिर से आयरन को मेल्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि जो आयरन रॉड होती है उसके ऊपर जो कॉपर है, कहता है कि अच्छा उन लोगों ने अपने असली रंग दिखाई दिए। मैग्मा ब्रिज पे चल के उनकी तरफ जा रहा होता है और आसागिरी गेन ये देख लेता है और आसागिरी गेन सोचता है कि वो इनकी मदद करेगा। तो आसागिरी गेन जाता है ब्रिज पे और उन लोगों के सामने अपनी सॉर्सरी दिखाने लगता है। वो लोग कहते हैं कि तुम ही लोग की वजह से भगवान दुखी हुए हैं इसलिए थंडरस्टॉर्म आ रहा है। तो आसागिरी गेन अपने हाथ से फूल गायब कर देता है और ये देख के वो सारे लोग चौंक जाते हैं। और आसागिरी गेन कहता है कि हम लोग तो भगवान को मना रहे ताकि वो थंडरस्टॉर्म चला जाए, और ये सब सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सेंकू एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना चालू कर देता है। उस पहाड़ का नाम होता है बावल्ड बैल्ट, जो भी माउंटेन, उसके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो गिनरो की गोल्डन स्पीयर होती है कोहाकू उस पर अटैक करके उससे वो छीन लेती है और उसको ज़मीन में जाके लगा देती है। उसके ऊपर ही लगा होता है आयरन रॉड। फिर उसके ऊपर बिजली कड़कती है और किनरो बहुत रो रहा होता है कि उसकी स्पेयर टूट जाएगी। और जब वो थंडर स्पीयर उस पर गिर जाती है अच्छे से और बंद हो जाती है उसकी जो ठंड लाइटिंग, तब वो सेंकू उस आयरन रॉड को पकड़ता और कहते हैं कि हमें मैग्नेट मिल गया। किनरो बहुत उदास होता है इसलिए वो किनरो को मार के वहाँ से चला जाता है। कोहाकू कहती है कि शायद हमने मैग्नेट बनाने में कोई गलती कर दी है। सेंकू कहता है अरे नहीं, इसको उल्टा पकड़ो, और जैसे ही उल्टा करता है तो मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब सेंकू कहते हैं कि वो एक मैन पावर्ड जनरेटर बनाने वाला है। फिर वो लोग वापस आयरन मेल्ट करते हैं, कॉपर मेल्ट करते हैं, उसको एक डिस्क वाली शेप में डाल देते हैं, फिर उस पर हथौड़ा मारते हैं, उसको एक डिस्क की शेप में काटने लग जाते हैं। और फिर ये लोग एट द एंड ऑफ द डे जनरेटर बना देते हैं। पर इसको चलाने के लिए इन लोग को दो ऐसे लोग चाहिए जिनमें बहुत अच्छा सिंक हो, एक साथ ही घुमाना है इसको।
तो वो गिनरो के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो पहले तो मना करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे मान जाते हैं। फिर वो लोग एक बाम्बू का टुकड़ा लेते हैं जिसको एक पत्ते पे रखते हैं और फिर वो लोग उस पे उसको जनरेटर से जो तार उन्होंने निकाली होती है उस तार को उस बाम्बू में लगा देते हैं, जिससे 3700 साल बाद फाइनली धरती पे लाइट जलती है। ये सब देख के गाँव वाले बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और आसागिरी गेन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अब वो सोचता है कि अब वो सुकासाकी नहीं सेंगो की टीम में। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता देना अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, सी यू।